मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, केएस कॉलेज सरायकेला, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, आज एमए सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी के लिए पेपर 8 से संबंधित एक टॉपिक लेकर ऑनलाइन रूबरू हो रहा हूँ और वो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर अर्थात शक्ति संतुलन का सिद्धांत। और मुझे आशा है कि ये ऑनलाइन क्लास आप सबों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार को प्रारंभिक काल से सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता आ रहा है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आचरण के सर्वाधिक प्रेरक तत्व में उसका राष्ट्रीय हित, जिसमें कि उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है, आती है। परंतु एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जहां राष्ट्रों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय सत्ता अथवा विश्व सरकार नहीं है, जहां की प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम है, वहां शक्ति संतुलन सिद्धांत ने ही बहुत हद तक राष्ट्रों में आरंभिक काल से ही एक दूसरे पर संयम और इस प्रकार शांति बनाए रखा है। प्रोफेसर फ्रेडरिक एल सुमा अपनी पुस्तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस संदर्भ में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि यदि सार्वभौमिकता वह मस्तूल है जिससे कि आधुनिक राज्य के पाल जुड़े हुए हैं, तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत वह हवा है जो राज्य रूपी इस जहाज को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तूफान युक्त सागरों में चालित करती है। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अर्थ। यूँ तो शक्ति संतुलन का अर्थ सामान्यतः बहुत सीधा और स्पष्ट है, अर्थात तराजू के दो पलड़े के समान राष्ट्रों के बीच शक्ति स्थिति का होना। दूसरे शब्दों में शक्ति संतुलन का अभिप्राय यह है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे। कोई भी राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे राज्यों पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। यदि कोई राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए तो दूसरे राष्ट्रों को चाहिए कि वे आपस में मिलकर शक्ति के तराजू के पलड़े के असंतुलन को पुनर्स्थापित करें। यही इस सिद्धांत का सीधा और सामान्य अर्थ है। परंतु शक्ति संतुलन के अर्थ के संदर्भ में जितना अधिक विवाद है, उतना शायद ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य शब्दावली के संदर्भ में। इस संदर्भ में एक विद्वान यह लिखते हैं कि शक्ति संतुलन के साथ कठिनाई यह नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि कठिनाई यह है कि इसके अनेकों अर्थ हैं। इस प्रकार शक्ति संतुलन का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप में किया है, परंतु मुख्य रूप से इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला शक्ति संतुलिता के रूप में और दूसरा एक ऐसी स्थिति के रूप में जहां कोई पक्ष यह समझता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी से ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरे शब्दों में शक्ति प्रबलता के रूप में। मार्गेंथु एवं थॉमसन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखा है कि यह एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की शक्ति के प्रत्युत्तर का वह प्रयास है जिसमें वह अपनी शक्ति उस बिंदु तक बढ़ाता है जहाँ की वह अपने शक्ति को दूसरे की तुलना में कम से कम बराबर अवश्य समझता है। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों में शक्ति संतुलन का अर्थ प्रतिपक्षी की तुलना में शक्ति की बराबरी है, परंतु व्यवहार में यह प्रतिपक्षी से अधिक शक्ति अर्जित करने का प्रयास है। यूजेस और मेरिट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन सिद्धांत की उपयोगिता या विशेषताएं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन सिद्धांत के द्वारा किस उद्देश्य की पूर्ति होती है का प्रश्न है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का एक स्थापित सिद्धांत रहा है, जिसने युद्ध को रोकने, शांति की स्थापना करने
और बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए प्रत्येक काल में प्रत्येक राष्ट्र ने इसका अनुपालन किया है। भले ही बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में यह सिद्धांत उपयोगी नहीं रह गया हो, परंतु अभी भी प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का केंद्रीय तत्व शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखना है। इस सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में निम्न भूमिकाएं निभाई हैं या निभाने का कार्य करती है। पहला, युद्ध को रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में शक्ति संतुलन का सिद्धांत विश्व में बल प्रयोग एवं युद्ध को रोकती है एवं ऐसे प्रयास को निरुत्साहित करती है। एक ऐसा राज्य जिसे यह महसूस हो कि उसकी शक्ति उसके प्रतिपक्षी की तुलना में बराबर है, तो वह यह समझता है कि यदि वह युद्ध करता है तो वह विजयी नहीं होगा, इसलिए वह युद्ध की शुरुआत नहीं करता। शक्ति संतुलन के कारण जब एक राज्य अपनी शक्ति या गुट की शक्ति के बल पर अपनी इच्छा को अन्य राज्यों पर आरोपित करने में अपनी असफलता का अनुभव करता है, तो वे स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण हो जाते हैं एवं समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं, बजाय कि बल प्रयोग अथवा युद्ध के। इसलिए एक विद्वान ने इसे शांति स्थापना के परंपरागत सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार इस सिद्धांत का वास्तविक गुण विश्व शांति को बनाए रखने की इसकी शक्ति में है। दूसरा, युद्धों को सीमित किए जाने के रूप में शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका विश्व में युद्धों को सीमित रखने के क्षेत्र में भी निभाती है। 19वीं एवं 20वीं सदी में इस सिद्धांत ने यूरोप एवं विश्व में शांति की स्थापना करने एवं युद्ध को सीमित रखने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19वीं सदी में वैसे तो यूरोप में युद्ध हुए, परंतु शक्ति संतुलन की व्यवस्था ने इन युद्धों को सीमित किया तथा इसे क्षेत्रीय युद्ध तक सीमित रखा। तीसरा, राज्यों की स्वतंत्रता बनाए रखने में शक्ति संतुलन का सिद्धांत राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा का साधन सिद्ध हुआ है। इस सिद्धांत के कारण राज्य यह नहीं चाहते कि किसी राज्य का विनाश हो। फ्रेडरिक सुमो ने इस संदर्भ में कहा है कि इस सिद्धांत का प्रमुख उपयोग राज्य पद्धति के प्रत्येक इकाई की स्वाधीनता बनाए रखनी है, क्योंकि यह सिद्धांत किसी एक राज्य को अपनी शक्ति उस सीमा से बढ़ने से रोकता है जिससे कि वह अन्य राज्यों के लिए खतरा उपस्थित करे। चौथा, मल्टी स्टेट सिस्टम के संरक्षक के रूप में उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखकर बहुराष्ट्रीय राज्य पद्धति की भी रक्षा करती है। मार्गेंतु के अनुसार इस सिद्धांत ने छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व को कायम रखते हुए आधुनिक बहुराष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान किया है। नंबर 5, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य विकासों के संरक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र यह कभी भी नहीं चाहता कि कोई अन्य राष्ट्र उसकी बराबरी में अपनी विकास कर ले और उसकी शक्ति को चुनौती दे, किंतु शक्ति संतुलन की व्यवस्था ने विश्व में सभी राष्ट्रों के लिए सभी क्षेत्रों में विकास के अवसर को सुरक्षित रखा है। नंबर 6, राष्ट्रों के बीच मैत्री एवं विकास के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करने के रूप में। चूंकि शक्ति संतुलन का सिद्धांत गुटीय आधार पर संतुलन और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, अतः यह राष्ट्रों के बीच मैत्री एवं सहयोग विकसित करता है एवं उसे प्रोत्साहित करता है तथा यह सहयोग एवं मैत्री विकास की दृष्टि से उपयोगी होता है। नंबर 7, शक्ति संतुलन सिद्धांत की एक अन्य एवं सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता या विशेषता यह है कि 400 वर्षों से अधिक के अपने इतिहास में शक्ति संतुलन की नीति ने किसी एक राज्य को विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाने से रोके रखा है। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन सिद्धांत की सीमाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सामने आई है, विश्व राजनीति का जो स्वरूप सामने आया है और जो नई प्रवृत्तियां सामरिक क्षेत्र में नाभिकीय शक्ति और मिसाइल तकनीक के विकास के कारण उत्पन्न हुई है,
वह शक्ति संतुलन के अनुरूप नहीं है, बल्कि अनेक अर्थों में विपरीत है। अपने परंपरागत अर्थ में शक्ति संतुलन का सिद्धांत वर्तमान युग के लिए व्यवहारिक नहीं रह गया है। एक विद्वान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में शक्ति संतुलन का सिद्धांत उपयुक्त नहीं रह गया है। वे सभी आधारभूत तत्व जो वर्तमान राजनीतिक दुनिया को प्रभावित करते हैं शक्ति संतुलन की आवश्यकताओं के प्रतिकूल है। इस तर्क के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, शक्ति संतुलन सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण कमी जो इसे अव्यवहारिक बनाता है वह यह है कि यह सिद्धांत युद्ध को रोकने के बजाय युद्ध भड़काता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध उस समय लड़ा गया जबकि दोनों गुटों की शक्तियां लगभग बराबर थी। इसके विपरीत एक राष्ट्र के प्रभुत्व की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक शांति रही, जैसा यूनाइटेड किंगडम के उत्कर्ष काल में हमें देखने को मिलता है। नंबर 2, इस सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण कमी यह है कि शक्ति संतुलन के नाम पर प्रत्येक राष्ट्र संतुलन नहीं बल्कि अपने लिए प्रतिपक्ष की तुलना में अधिक शक्ति चाहता है। अधिक शक्ति अर्जित करने की होड़ युद्धों को भड़काता है, तनाव और अशांति को उत्पन्न करता है। नंबर 3, शक्ति संतुलन की प्राप्ति के लिए जो नकारात्मक तथा सकारात्मक तकनीकें हैं, जैसे विपक्षी की गुटबंदी को तोड़ना, विपक्षी के शक्ति के विकास में अवरोध उत्पन्न करना, शक्ति के विकास को रोकना, किसी राष्ट्र को प्रतिपक्ष में मिलने के बजाय तटस्थ बनाए रखना आदि, तथा सकारात्मक तकनीकें जैसे मित्र बनाना, संधियां करना, सैन्य गठबंधन कायम करना, अन्य राष्ट्रों के मामले में हस्तक्षेप करना, आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग करना, हथियारों का निर्माण और प्राप्ति, ये सभी युद्ध को भड़काने के स्वतंत्र कारण बनते हैं। नंबर 4, एक विद्वान का मत है कि शक्ति संतुलन तथा राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के नाम पर ही एशिया और अफ्रीका को बड़े राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जर्मनी और पोलैंड का विभाजन भी इसी के नाम पर हुआ। शीत युद्ध इसी का परिणाम था और आज भी इसी के नाम पर दुनिया गुटों में बटी है। रेलिवेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन सिद्धांत की प्रासंगिकता। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अथवा वर्तमान समय में शक्ति संतुलन सिद्धांत की प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। शक्ति संतुलन का सिद्धांत सार्वभौम राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु पिछले कुछ दशकों में दो तरह की प्रवृत्तियां ज्यादा जोर पकड़ रही है। एक है राष्ट्रों के बीच सामूहिक शक्ति बनाने की और अपनी सार्वभौमिकता के साथ समझौता कर राष्ट्रों का एक बड़ा संघ बनाने की, जैसा कि हम यूरोपीय यूनियन के रूप में देखते हैं। और एक दूसरी प्रवृत्ति जो और भी महत्वपूर्ण है वह यह है कि राष्ट्र अपनी आर्थिक प्रगति पर जो दूसरे राष्ट्रों के सहयोग द्वारा ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं अधिक बल देने लगे हैं। फलतः विदेश नीति में राजनीतिक संबंधों की जगह आर्थिक संबंधों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा है और आर्थिक लाभ को वरीयता दी जाने लगी है। फलस्वरूप राष्ट्रों के बीच अनेक प्रकार के आर्थिक संगठनों का निर्माण होने लगा है, जैसा कि हम यूरोपीय समुदाय में देखते हैं और यही प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों में भी देखी जाने लगी है। इन सब बातों ने निश्चय ही शक्ति संतुलन सिद्धांत के औचित्य को घटाया है। इसके साथ ही आधुनिक काल में युद्ध के तकनीकों में होने वाले भीषण परिवर्तन ने भी बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत को अव्यावहारिक बना दिया है। वर्तमान समय में सुरक्षात्मक हथियारों की जगह संहारक हथियारों का महत्व काफी बढ़ गया है। अणुबमों एवं परमाणु आयुधों के विकास तथा मिसाइल तकनीकों का विकास, जिसमें संपूर्ण विनाश की संभावना मौजूद रहती है, के चलते संहारक शक्ति काफी बढ़ गई है। फलतः परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर नहीं करते। फलतः राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन उतना आवश्यक नहीं रह गया है जितना परमाणु शक्ति संपन्न होना। इसलिए परमाणु शक्ति संपन्न होना राष्ट्र के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जो शक्ति संतुलन के लिए
प्रतिकूल है। इसके अलावे वर्तमान नाभिकीय शक्ति के युग में गुटों के आधार पर शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। शक्ति संतुलन का आधार अब राष्ट्रों की संख्यात्मक शक्ति नहीं बल्कि नाभिकीय शक्ति के तकनीकों की प्राप्ति है। आज यदि अमेरिकी गुट से कुछ राष्ट्र निकल भी जाते हैं तो इससे अमेरिका की सुरक्षा में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा और इस बात ने भी शक्ति संतुलन के औचित्य को घटाया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 1990 के बाद से इस सिद्धांत की उपयोगिता काफ़ी घट गई है, परंतु साथ ही हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कर्ता सार्वभौम राज्य बने रहेंगे और आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सार्वभौम राज्यों की ही व्यवस्था है, जब तक राष्ट्रों के ऊपर कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थात्मक पद्धति स्थापित नहीं होगी जिसकी संभावना सुदूर भविष्य में दिखाई नहीं पड़ती और फलतः जब तक प्रत्येक राज्य को अपने रक्षा के लिए अपने और अपने मित्रों की शक्ति पर निर्भर करना होगा, तब तक शक्ति संतुलन का सिद्धांत किसी न किसी रूप में कार्यरत रहेगा और इसकी उपयोगिता सीमित रूप में ही सही बनी रहेगी। थैंक यू।